हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेन एडू लाइव। और आज हम फिर से आपकी इस शिफ्ट की जो पेपर हुए सेकंड शिफ्ट की 24th की, और उस पेपर को डिस्कस करने आएंगे। जितने क्वेश्चन अभी तक हमारे पास पहुंच चुके हैं बच्चों से, जिस भी फॉर्म में पहुंचे हुए हैं, है ना, उन सबको जो भी हमें लगा कि सही फॉर्म में अभी हैं, उन सबको हम डिस्कस करते जा रहे हैं। सारी कैलकुलेशन भले ना कुछ क्वेश्चंस की हो, बट हम लोग उनको एक तरह से देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करते जाएंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो कॉन्सेप्ट हम आपको जरूर समझाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टू मासेस 1 kg एंड 2 kg मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। वैसे तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद तो हम उसे ड्राइव कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, जो सबको पता है। मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, हाफ इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम। मैंने सिंपली एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। एम इंटू वी होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसको मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर बाय 2m। तो बेसिक रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी की मोमेंटम के साथ इन टर्म्स ऑफ मास, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे दे रखा है कि टू मासेस हैं 1 kg और 2 kg, और वो इक्वल मोमेंटम से जा रहे हैं, मींस मोमेंटम तो दोनों का सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। सिंपली मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज m2 by m1, बिकॉज उनकी रिलेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और m2 by m1 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2/1, तो आंसर आ जाएगा 2:1। सिंपली अगर आपको ये रिलेशन याद है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बीट्स के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें दो कार्ड्स अपने को गिवन है। सो वी हैव टू कार्ड्स। एक कार्ड ये हो गई, मान लो इधर की तरफ जा रही है। सिमिलरली दूसरी कार्ड या कार या जो भी बना लो, ये इस तरफ जा रही है। दोनों कार्ड्स की वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और क्वेश्चन में स्पीड जो साउंड की गिवन है वो मीटर पर सेकेंड में। तो हमें किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, यहां पे क्या है कि ये दोनों साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू गिवन है 676 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों साइड से इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। बट एक ऑब्जर्वर जो मान लो इस कार्ड पे है, एक तो अपनी वाली कार से, अपनी वाली कार्ड से जो साउंड इसके पास पहुंच रहा है वो सुन रहा है, तो वो तो सेम फ्रीक्वेंसी का सुनेगा, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सेम फ्रीक्वेंसी का सुनेगा। दूसरा जो है, यहां से इस वाले से जो साउंड पहुंचेगा उसकी फ्रीक्वेंसी अब उसको कुछ अलग सुनाई पड़ेगी, तो लेट दैट फ्रीक्वेंसी बी एफ। अब एफ के लिए देखो, यहां पे ऑब्जर्वर है जो कि वी वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, सोर्स जो है वो वी वेलोसिटी से अगेन सेम वेलोसिटी से दूसरे की तरफ आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से बड़ी आएगी। तो एक जनरल फॉर्मूला हमने बच्चों पढ़ा है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। अब प्लस माइनस साइन कैसे लगाते हैं? अगेन वही तरीका कि अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो हमें बढ़ाना है, दोनों ही कंडीशन में बढ़ाना है। तो न्यूमरेटर में हम क्या रख दे? प्लस रख दे, और डिनोमिनेटर में क्या रख दे? माइनस रख दे, क्योंकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हमें बढ़ाना है फ्रीक्वेंसी। तो एफ नॉट वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड को वी एस बोल देते हैं, वी एस, और यहां पे बढ़ाना है तो प्लस वी, और डिनोमिनेटर में घटाना, ये वाली चीज माइनस में आ जाएगी, तभी ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही होगी। तो माइनस वी, और वी की वैल्यू अब यहां से निकाल सकते हो बच्चों कि वी की वैल्यू कितनी है? 7.2 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है बच्चों क्या करना होता है? 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 0.4 टाइम्स से चला जाएगा, 0.4 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 676 इंटू वी एस, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 340 है। सो 340 प्लस 2
डिवाइडेड बाई 340 माइनस 2। सो ऐसे लिख सकते हैं 340 प्लस 2 इज 342 डिवाइडेड बाई 338 राइट। तो आप बच्चों ध्यान से देखो तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना रहे हैं नंबर्स। 338 का एग्जैक्टली ये डबल आ रहा है, ये डबल आ रहा है, तो 2 टाइम्स 342 विल बिकम 684। तो 684 फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी इसको कहां से, इस दूसरी वाली कार्ड से। अपनी वाली कार्ड से कितना सुन रहा है, 676। और हमें पता है जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, दो फ्रीक्वेंसीज अगर किसी ऑब्जर्वर को सुनाई पड़े तो उनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है f1 माइनस f2 के मॉड की वैल्यू होती है। तो एक वैल्यू आ गई कितनी, 684, एक वैल्यू है 676, डिफरेंस इज 8। सो 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या बीट की फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी बच्चों। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट हैपेंस इन डोमेन ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपने पढ़ा है कि अगर मटेरियल में देखूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे डोमेन्स बने होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स के डायपोल मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। इस तरह से आपने पढ़ रखा है। और यह भी पढ़ा है कि अगर इसमें हम कोई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, यहां पे साउथ पोल लगा दूं, यहां पे नॉर्थ पोल लगा दूं, तो ये सारे डायपोल अपने आप को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेंगे। मैं एक केस लेता हूं, सपोज यहां नॉर्थ लगा दिया, यहां साउथ लगा दिया, इस तरह से। तो इन डोमेन के साइजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में अपने डायपोल मूवमेंट को अलाइन करने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी लगा दी तो ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले डिक्रीज करेगा डोमेन साइज और फिर इंक्रीज करेगा, यानी कि अल्टीमेटली हम एनसीईआरटी को अगर फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर इंक्रीज आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर हम। अब बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एरर का क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू हमें पता होती है, फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए। T इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ L बाई G। यहां पे देखो लेंथ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो गिवन है, लेंथ की वैल्यू में जो एरर है वो गिवन है। दैट मींस वी कैन डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ L। सो परसेंटेज एरर डेल्टा L बाई L इंटू 100 हो जाएगा। लेंथ की मेजरमेंट में परसेंटेज एरर निकाल लें अगर हम, तो वो कितना होगा, 0.01 बाई 1 इंटू 100, दैट इज 1%। तो 1% का एरर हो सकता है लेंथ की मेजरमेंट में। टाइम के लिए देखो, टाइम का मेजरमेंट में भी टाइम पीरियड इज 1.95 सेकेंड, है ना। तो जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो हमें पता है और उसमें कितनी एरर हो सकती है वो भी पता है, 0.01 सेकेंड की हो सकती है। तो अगर परसेंटेज एरर निकालें डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 टाइम पीरियड के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं निकालना चाहूं तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.95 इंटू 100 इसको करूंगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये चीज 100 इंटू 0.01 हो जाएगी 1 बाई 2 से थोड़ा छोटा, है ना। तो 0.5 से थोड़ा बड़ा होगा। अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक दिस एज 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब ये ऑप्शंस हमारे पास है नहीं। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज होते तो मे बी इन कैलकुलेशन को हमें और बड़ा करके देखना होता, बट अभी के लिए मैं मान कर रहा हूं कि ऑप्शंस अगर थोड़े अलग अलग हैं, ऑप्शंस के बीच में वेरिएशन है, इन दैट केस बच्चों, है ना, परसेंटेज इतना परसेंटेज, सॉरी ये वाला जो होगा ये परसेंटेज एरर आएगा, है ना बच्चों, सेकेंड्स में नहीं। दिस इज 0.5% का एरर है। अब G की कैलकुलेशन में कितना एरर होगा, तो यहां से देखो G को L और T के टर्म्स में निकाल लो, स्क्वायरिंग करो, तो G विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। अब इस तरह के रिलेशंस को आपको पता है कि कैसे परसेंटेज एरर में निकालते हैं। इधर में देखो दिस इज ऑल कांस्टेंट, यहां लेंथ की पावर आ रही है 1, टाइम पीरियड की पावर आ रही है -2, माइनस हो या प्लस हो हमें पता है,
कि अब मैं परसेंटेज एरर में निकालूं जी में, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ जी, दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, इस तरह से। तो लेंथ में परसेंटेज एरर आ गया कितना बच्चों, 1%, तो दिस इज 1% प्लस इसमें टाइम में आया 0.5%, उसका डबल कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1%, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 2%। तो जी की वैल्यू में जो परसेंटेज एरर हो जाएगा वो 2%। अगेन दिस वाज अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसा कि आप सीबीएसई में एनसीईआरटी के तमाम सारे प्रॉब्लम्स में इस तरह की चीजें करते हो, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और जनरली स्कूल में पढ़ाई जाती है, कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ाई जाती है। ये 12 माइक्रोकुलम चार्ज इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। मैं अगर एक स्क्वायर प्लेट एज्यूम कर लूं, इस तरह से 3D फिगर बना रहा हूं मैं, ये 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर की एक प्लेट, और इसके सेंटर से एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, हाइट पर, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज, 12 माइक्रोकुलम का चार्ज, और हमें इस चार्ज की वजह से इसका फ्लक्स निकालना है। नॉर्मल इंटीग्रेशन से तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गॉस लॉ की हेल्प लें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या करते हैं इसमें, जैसी सरफेस ये दे रखी है ऐसे ही 5 सरफेसेस और बनाकर हम इस फिगर को क्लोज फिगर में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसी सरफेस मैंने एक बैक साइड में लगा दी, वर्टिकल इधर लगा दी, फ्रंट पे लगा दी, राइट साइड में और टॉप में। टोटल 5 फेसेस मैंने और बना दिए और एक फेस नीचे है। टोटल 6 फेसेस बन गए हैं। इन 6 फेसेस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये 12 माइक्रोकुलम चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे आ रहा है। और गॉस लॉ की अगर हेल्प लें, गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स जो होगा दैट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मींस 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। तो इस पूरी गॉसियन सरफेस का नेट फ्लक्स होगा, फॉर्मूला कहता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फाई की वैल्यू है। और क्यू एनक्लोज कितना है, सिर्फ 12 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब लेकिन हमें तो पूरे का नहीं निकालना, हमें तो निकालना किसी एक का। तो देखें तो ये चार्ज 6 फेसेस के लिए सिमेट्रिकल है। इस चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स लोअर सरफेस का होगा उतना अपर का, उतना राइट का, उतना लेफ्ट सरफेस का, उतना फ्रंट का, उतना बैक का, यानी कि 6 की 6 सरफेसेस का फ्लक्स एक जैसा होगा। और मुझे चाहिए सिर्फ एक का, तो क्या करें, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो फ्लक्स हमें चाहिए फाइनली 5' अगर से मान लूं तो वो इसका 1/6 होगा, यानी कि 12 माइक्रोकुलम 10⁻⁻6 लगा देते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसे डिवाइड कर देते हैं 6 से, मींस इतना फ्लक्स आ जाएगा। बाकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो सकता है ऑप्शन इस फॉर्म में दे रखे हो, 2 × 10⁻⁻6 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने निकाल लिया एक सिंगल सरफेस का फ्लक्स। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही कॉमन सा है जो जनरली हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर हम। अब बच्चों अगेन इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कैविटी वाले बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो ना कि सेंटर ऑफ मास में आते हैं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जहां पे हम लोग नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, सोचो ऐसे कि मान लो एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। लेट्स से दिस रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर, और इसके अंदर से एक r/2 रेडियस का पार्ट काट के निकाल दिया गया इस तरह से, जिसका एक एंड यहां पे एज पे हो और दूसरा एज ऑब्वियसली कहां पे हो जाएगा, सेंटर पे। अब इस बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां चला गया है ये आपसे पूछा गया है, या बेसिकली इस पार्ट को काटने से पहले जब ये कंप्लीट स्फीयर था उस कंडीशन से यहां पे जब हम इसको पहुंचा दिया, हमने ये पार्ट काट के निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना हो गया है। अब जस्ट यूजिंग द सिमेट्री, आप अगर इस वाली एक्सिस को वाई एक्सिस बोल दो और इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल दो, तो देखो कि वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अबाउट तो सब कुछ सिमेट्रिकल है।
तो जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों वो कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे ही होगा। वाई में इधर जिधर से मास निकाल दिया है, जिधर हैवी साइड होगी उधर सेंटर ऑफ मास होगा, कुछ इधर की तरह सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब ये कितना शिफ्ट हुआ ये हमें निकालना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें तरीका, अप्रोच क्या लेनी चाहिए कि अगर ये पूरा भरा होता यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता, ओरिजिन पे। यह बात हमें पता है। बचे हुए पार्ट का हमें निकालना है, तो वो मान लेते हैं इधर की तरफ है, ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -x,0। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या करें अब हम, ये जो पार्ट कैविटी है ना, इसमें मैं कहता हूं कि हाइपोथेटिकल तरह से जितनी मास डेंसिटी बची हुई पार्ट के अंदर, जितनी डेंसिटी है उतनी डेंसिटी का एक छोटा सा स्फीयर r/2 रेडियस का फिट कर दो। ठीक है, होगा क्या, दोनों चीजें फिट करते ही एक बड़ा स्फीयर बन जाएगा, और उस बड़े स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हमें पता है 0 पे है, और इस छोटे वाले स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस छोटे वाले के सेंटर पे, और छोटे वाले का सेंटर कहां पे, इस वाली जगह पे। ये डिस्टेंस सॉरी r/2 होनी चाहिए थी, दिस रेडियस इज r, दिस इज r/2। सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r/2, तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट भी हो गया r/2, 0। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ये अंदर वाला जो पार्ट बन रहा है उसका मास मैं बोल देता हूं स्मॉल m है, अंदर वाले पार्ट का मास स्मॉल m है। ठीक है, पूरे बड़े स्फीयर का मास बच्चों कितना होगा, पूरे बड़े स्फीयर का मास होगा कितना, 8 टाइम्स m। क्यों, क्योंकि मास होता है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम कितना लिखते हो बच्चों, 4π/3 रेडियस का क्यूब। पहले वाले की रेडियस r/2, दूसरे वाले की, पूरे बड़े वाले की कितनी हो गई, r हो गई, डबल रेडियस हो गई, तो 2 टाइम्स का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट का मास है 8m, सिर्फ इस छोटे पार्ट का मास m है, और जो बचा हुआ पार्ट हो गया हमारे पास, जो बचा हुआ बच्चों पार्ट हो गया, इस बचे हुए पार्ट का मास कितना लिख सकता हूं मैं, 7m, 7m प्लस m मिला के 8m टोटल। ठीक है, तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास है -x,0 पे, इसका सेंटर ऑफ मास है r/2, 0 पे, और इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहां पे आना चाहिए, 0 पे। तो इन दो को अलग अलग पॉइंट मासेस अब ट्रीट करें, एक पॉइंट मास यहां पे रखा हुआ है 7m का, एक पॉइंट मास यहां पे रखा हुआ है m मास का, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। और हमें बच्चों पता है कि 2 पॉइंट मासेस अगर रखे हुए हैं m1 एंड m2, ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो उसके लिए ये वाली डिस्टेंस अगर x1 है और ये वाली डिस्टेंस x2 है, ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, तो आई कैन राइट m1 x1 इक्वल टू m2 x2। सिर्फ डिस्टेंस के टर्म में कर लो, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r/2। तो यहां से देख लो, मास 7m इंटू x इक्वल टू मास m इंटू r/2। सो 7m इंटू x will be equal to mass m into r/2। यहां से वैल्यू आ गई बच्चे x की r/14। ये मैंने इस तरह से भी कर दिया, बाकी आप नेगेटिव मास वाले कॉन्सेप्ट से भी आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ पार्टिकल ऑफ x एक्सिस हैज इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड अ डैम्पिंग फोर्स मींस रेसिस्टिव फोर्स ऑफ f इज इक्वल्स टू, जो हमें गिवन है, दैट इज -α(x²) is constantly working on it before it comes to rest. Find the distance traveled by the particle. पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा रुकने तक, ये निकालना है। इसमें पार्टिकल का मास भी गिवन होगा, जो हमने अभी m एज्यूम कर लिया है, क्योंकि हमारे पास इसी फॉर्म में बच्चों के पास से क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें m भी गिवन होगा, तभी मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैंने मान लिया पार्टिकल का मास m है, अगर फोर्स ये लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी v0 की है, तो मैं इस फोर्स से पहले m से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी -α/m इंटू x², मींस वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस आ गया। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली a को हम लिखते हैं या तो dv/dt या फिर v dv/dx, डिपेंड कर रहा है कि a किस चीज का फंक्शन है। a हमारे को दे रखा है फंक्शन x का, तो ये लिख के तो 3 वेरिएबल बन जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना।
तो हम यूज करते हैं नीचे वाला पार्ट v dv by dx। एक ही जगह पे मैं लिख दूं v dv by dx इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय एम एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मिल चुकी है और जिसमें सिंपल दो वेरिएबल है, एक v और एक x। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा, वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट कर दो। v dv इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय m, जो कांस्टेंट है कहीं भी पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, x वेरिएबल राइट में आ गया, v वेरिएबल लेफ्ट में आ गया। इंटीग्रेट करें, मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर ही रख दिया डायरेक्टली क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन, लिमिट्स लगाएं। जब x की वैल्यू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है v नॉट की, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना है। उसको मैं मान लेता हूं सपोज l, तो मेरे को अब l निकालना है। और इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखें इसको, v को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट्स हैं v नॉट टू 0। राइट हैंड साइड में माइनस अल्फा बाय m कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू l। लिमिट भी पुट कर देते हैं, तो ये 0 पुट करेंगे अपर लिमिट तो 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाय m इंटू l क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंपल, इंटीग्रेशन भी बहुत आसान था। नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और हमें कैलकुलेट क्या करना है, l। तो l की वैल्यू क्या आएगी, पहले इसको उधर ले जाएं, m बाय 2 अल्फा v नॉट स्क्वायर और फिर 3 जाएगा ऊपर और इसका हो जाएगा क्यूब रूट, ये मिल जाएगा हमें l। मीन सिंपल ध्यान रखना है, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल आता है, अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आता तो मैं ये यूज करता, एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन आया तो ये यूज कर लिया, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होता तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपको क्या करने के लिए दिया गया था कि आपने बेसिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, ये देखते ही एक तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन बताओ, ट्रैवलिंग वेव इनमें से किससे रिप्रेजेंट होती है। तो अगर इन सारे की बात करो, ए की, सी की, डी की, तो इनको साइन सी प्लस डी की फॉर्मेट में जब लिखोगे तो वो दो पार्ट में आएंगे। ये बेसिकली देख के ही पता होना चाहिए कि दीज थ्री आर इक्वेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। जब एक वेव इधर जा रही हो, एक वेव इधर जा रही हो, सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, तो इन दोनों वेव के मिलने से जो वेव बनती हैं, जो कि हमारे गिटार के स्ट्रिंग में बनती हैं, जो कि हमारे ऑर्गन पाइप में होती हैं, हमारा आधा वेव का चैप्टर ही इन्हीं स्टैंडिंग वेव पे भरा पड़ा है। तो स्टैंडिंग वेव की 3 तो इक्वेशन दे दी। अब जो बचा हुआ पार्ट है, हमें पता है कि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी, कुछ उस फॉर्म में होना चाहिए। उसी फॉर्म में बच्चों देखो गिवन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ट्रैवलिंग वेव की y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। बिल्कुल देखो उसी फॉर्म में सब कुछ लिख दिया एग्जैक्टली। पूछा पहचानो इसे, अब ये तो हम शुरू से जान रहे हैं, ये भी नहीं पहचाना तो फिर तो गलत ही कर दिया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। तो सीधा क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल बोनस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन द YDAC मींस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल हैपन व्हेन रेड इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि वायलेट और रेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। आपको आइडिया है कि जब आप लिखते हैं वो विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रम है, विबग्योर, ये आपने पढ़ा होगा, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है और आप कह सकते हो कि वेवलेंथ इंक्रीज करती है। मींस वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड, वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ कहां यूज होती है, आपको ध्यान होगा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, चेंज कर रहे हैं वेवलेंथ में। क्यों? क्योंकि लाइट चेंज कर दी। अब वेवलेंथ को कैसे चेंज किया, रेड इज रिप्लेस बाय वायलेट।
रेड को वायलेट से रिप्लेस किया तो वेवलेंथ को हमने रिड्यूस कर दिया। अरे वेवलेंथ रिड्यूस हो गई तो बीटा भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। अब ऑप्शन क्या क्या बन सकते थे इसमें? फ्रिंज विड्थ पे बता सकते थे कि फ्रिंज विड्थ बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक, ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरफ्रेंस पैटर्न मिल रहा है वो श्रिंक हो जाएगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में कुछ फ्रिंजेस मिल रही हैं और फ्रिंजेस की विड्थ अगर मैं छोटी कर दूं तो इसी डिस्टेंस पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगी। तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नहीं पता, तो ऑप्शन इनमें से भी कुछ हो सकता है। या तो वो बीटा के बारे में पूछ सकता है कि फ्रिंज विड्थ बढ़ी कम हो गई, या वो पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ी या कम हो गई, या फ्रिंज पैटर्न एक्सपेंड हो गया या श्रिंक हो गया। तो ये सिंपल है कि बीटा डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद आप इन सब क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बच्चों, अब अगर आपने इस वाले पार्ट में भी देखेंगे तो इस वाले पार्ट में भी कोई ट्रिकी सिचुएशन है ही नहीं है ना। बोर्स मॉडल की बात करी जा रही है, एटॉमिक ट्रांजिशन की बात करी जा रही है, और उस ट्रांजिशन में जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें निकले। भाई फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स की कब बात होती है? जब जैसे यहां पे मैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बच्चों लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, n = 1, n = 2, n = 3। हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो हमें पता ही होता है, हाइड्रोजन के लिए ये वाले n = 1 पे जो एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस वाले के लिए -13.6/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाता है, Z²/n²। तो कीपिंग द Z कांस्टेंट, क्योंकि एटम सेम ही है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो n = 2 के लिए ये हाइड्रोजन के लिए हो जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वाले के लिए हो जाएगा -1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। उसके ऊपर और भी कम, सिंपली 3.4 का भी 1/4 दैट इज इक्वल टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से एनर्जी लेवल्स आते हैं। अब बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है जिससे एनर्जी जो है सिस्टम में रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उस फोटोन को एनर्जी कहां से मिलती है? ये दो लेवल के बीच के डिफरेंस के बराबर से। और दो लेवल के बीच का डिफरेंस जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी फोटोन की एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी जो होती है E, वो क्या होती है? H टाइम्स न्यू या फ्रीक्वेंसी। ये न्यू जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो जितनी बड़ी एनर्जी उतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ा एनर्जी का डिफरेंस कहां पे आएगा? देखो सब में सिर्फ एक लेवल का डिफरेंस हुआ है, फिर 6 से 5th, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, 5th से 4th, सब में सिर्फ एक लेवल का डिफरेंस हो रहा है। ध्यान से देखो, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस, ये वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके ऊपर जाऊंगा 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो ध्यान से देखो, दिस शुड ऑल्सो बी माइनस। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो देखो 1.85 आ रहा है, इससे तो कम ही आ रहा है ना। और ऊपर जाऊंगा तो और कम डिफरेंस आएगा। तो सबसे बड़ा एनर्जी का डिफरेंस किसमें आएगा? 1 से 2 के बीच में। तो 2 से 1 वाली जो ट्रांजिशन होगी बच्चों, उसमें आपको सबसे हायर एनर्जी का, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी का फोटोन मिलेगा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको आपने बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में भी किया होगा। जरा इसमें देखें, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी यूज हो रही है और थोड़ा सा SHM। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2d फ्रॉम ईच अदर। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां ले लिया और इनमें जो गैप दे रखा है दैट इज 2d। A proton is placed at the midpoint and displaced slightly in direction perpendicular to the line. अच्छा, पहले तो देखें प्रोटॉन रखा कहां है? बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर। अगर मैं इस प्रोटॉन को देखूं तो इस प्रोटॉन को ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सेम फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इस समय तो ये प्रोटॉन इक्विलिब्रियम पे होगा। अब इसको डिस्टर्ब कैसे किया गया? इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन को मान लो यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस x ऊपर मूव कर दिया। मैंने दिखाया ज्यादा है,
सिर्फ आपको विजुलाइज करने के लिए। लेकिन ये x जो है ये d के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और मुझे इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। अब क्वेश्चन आता है भी ऑसिलेट क्यों करेगा, जरा समझे इसको। जब प्रोटॉन यहां पे पड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी उस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन कि दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं और एक जैसे फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में आएगा। यानी कि प्रोटॉन को अगर मैं यहां छोड़ दूं तो वापस वो इस पोजीशन पे आएगा, लेकिन जब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसको एक मोमेंटम मिल चुका होगा, तो इनर्शिया की वजह से वो यहां रुक नहीं पाएगा, ओवरशूट करेगा। लेकिन जैसे ही इधर जाएगा अरे फोर्स अपोजिट लगना शुरू हो जाएगा, ये फिर से कहीं रुकेगा फिर वापस आएगा, मींस ऑसिलेट तो करेगा। अब मुझे उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो ये काम हम बहुत बार एसएचएम में कर चुके हैं, एक बार फिर देखें इसको। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा का है, तो इधर का एंगल भी थीटा होगा। आगे के स्टेप के लिए मैंने एक एंगल एज्यूम कर लिया। इस पार्टिकल पर, इस प्रोटॉन पर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा है पहले तो वो कैलकुलेट करें हम। प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो होगा के मतलब वही 1/4πε0 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। Q1 Q2, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज तो सेम होता है, अपोजिट साइन का। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं फोर्स की, तो मैं सिंपली चार्ज लिख दूं E², इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो होगा अप्रोक्सीमेटली मैं d ले सकता हूं, क्योंकि जब x बहुत छोटा है, x अगर बहुत छोटा है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये मैं अप्रोक्स d ले सकता हूं। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा d²। ये आ गया फोर्स जो इसकी वजह से लग रहा है। ठीक, अब दिमाग में आता है कि थीटा तो हमने यूज ही नहीं किया अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम थीटा यूज करेंगे। यहां देखो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी उतनी ही क्वांटिटी का लगेगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इस फोर्स को अगर मैं F कहता हूं और ये F, तो ये F की वैल्यू मुझे ये मिल गई। ठीक है, और F का कॉस कंपोनेंट नीचे आएगा, इस F का भी कॉस कंपोनेंट नीचे आएगा और इन दोनों F के साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स जो इस पार्टिकल पे लग रहा है टूवर्ड्स इस ओरिजिनल पोजीशन O, वो मैं कह सकता हूं F नेट या F रीस्टोरिंग फोर्स जैसे मैं कह सकता हूं, दैट इज 2F cos थीटा। 2F cos थीटा, ये नेट रीस्टोरिंग फोर्स F नेट रीस्टोरिंग जो है ये कितना मिलेगा, 2 इंटू F की वैल्यू ke²/d² और cos थीटा। अब cos थीटा निकालते हैं इस ट्रायंगल से। cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है x और हाइपोटेन्यूज अप्रोक्सीमेटली फिर से d। ठीक, तो ये नेट फोर्स जो उस पर लग रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, उस फोर्स को ध्यान से देखो तो ये वाला पूरा पोर्शन कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। जैसी ये कंडीशन मिलती है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो SHM है। मींस ये समझ में आ गया कि ये SHM हो रहा है, और SHM में हमें क्या मिल गया, ये स्प्रिंग फैक्टर। तो मैं टाइम पीरियड आराम से निकाल सकता हूं और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर मैं दूसरे मेथड से सोचूं कि ये जो कांस्टेंट होता है ये किसके बराबर होता है, m⍵²। ध्यान है, फोर्स में F इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं -kx SHM के लिए, और k की वैल्यू आपने पढ़ी होगी m⍵²। ये F होता है जो हम कहते हैं नेट फोर्स। लेकिन इसकी जगह अगर मैं स्टेटमेंट दूं रीस्टोरिंग फोर्स, तो मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाता, तो सिंपली kx लिख देते हैं, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ही है जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा हो। तो ये वैल्यू जो है एक्चुअल में m⍵² के इक्वल है। अच्छा ध्यान रखना, ये k और ये k डिफरेंट है, मिक्स मत कर देना। ये 1/4πε0 है, ये SHM के लिए जो हम k यूज करते हैं जिसकी वैल्यू m⍵² है। तो मुझे क्लियर हो गया, m⍵² इज इक्वल्स टू 2ke²/d²। और ये m किसका मास, जो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कौन कर रहा है, प्रोटॉन। तो ये मास जो होगा ये प्रोटॉन का होगा। और मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2ke²/d² m का अंडर रूट। अब उसमें ये पता नहीं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी या लीनियर, मान लो एंगुलर निकालनी है तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर लीनियर निकालनी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf।
तो सिंपली इसको 2 पाई से डिवाइड करके लीनियर फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। तो अगर मैं लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखूं तो इस केस में मिल रहा है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2ke², 2ke² का e बाहर ले गया अंडर रूट के, और नीचे है d²m, m अंदर रखा और d बाहर ले गया। अब पूरी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि d की वैल्यू नहीं पता हमें, और अगर d की वैल्यू दे रखी होती तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर देते। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 × 10⁻⁹, और m मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये डाटा पुट करके हम कैलकुलेट कर सकते थे वैल्यू क्या होगी अगर d भी पता होता। अभी तो हमें इसी फॉर्म में छोड़ना होगा। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर हम। चले बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी आपको वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो एक पार्ट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन होता है, एक तो हाइट पे होता है, सरफेस से ऊपर जाते हैं, एक डेप्थ पे होता है, और दूसरा अर्थ के रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है बाहर की तरफ, उसकी वजह से भी जो चेंज होता है वो रिजल्ट डायरेक्ट आपको यूज करना है। तो ये हो गई अर्थ आपकी, और ये हो गई लाइन एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी लेट से ओमेगा। ठीक है, एक जनरल रिजल्ट बच्चों होता है कि इक्वेटोरियल लाइन के साथ अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इस वाली जगह पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी डैश, उसकी वैल्यू होती है g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आता है बच्चों, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और हमसे पूछा गया है कहां पे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या वेट बताओ। बेसिकली वेट का मतलब है mg डैश बताओ। ठीक है, इसका वेट पोल पे 48 न्यूटन है। पोल पे जब पार्टिकल है तो इस वाली जगह पे ये थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 90 डिग्री है। तो इस जगह पे वेट g डैश की वैल्यू बेसिकली g के बराबर हो जाएगी। तो एट दिस पॉइंट 48 विल बी इक्वल टू बेसिकली मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, यहां पे बिना किसी वेरिएशन की वजह से। और जब हम इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे इस वाले पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश हो गई है। अब इसके लिए देखो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 कर देंगे। तो इस जगह पे जो वेट आएगा W दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम्स g डैश, और g डैश की वैल्यू यहां से लिखो g माइनस, सो दिस विल बी mg माइनस mg माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब इस कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले जो है ओमेगा की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ पता है। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन करती है वो 24 आवर में कंप्लीट करती है। सन के अबाउट जो रोटेशन करती है उसको 365 एंड क्वार्टर डेज में पूरा करती है। तो ये कौन से एक्सिस के अबाउट हो रही, खुद की एक्सिस के अबाउट। तो टाइम पीरियड हमें पता है 24 आवर्स है। अगेन आपको इसको सेकेंड्स में करना होगा, तो आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू सेकेंड्स में निकालो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और अब आपको आंसर मिल जाएगा। जो वेट होगा उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगेन कैलकुलेशन पार्ट है, या आपको डेटा बाकी कितना कैसे किस तरह से दिया था उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन था, और भी इसमें कुछ खास चीज नहीं थी बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल है, अगर आपको बेसिक याद है तो। डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। इस ब्लॉक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो ऑसिलेट कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक लगा दिया तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के। या हमसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अंडर रूट k बाय m। जब इसी स्प्रिंग को हमने वर्टिकल रख दिया था इस सिचुएशन में तो भी रिजल्ट यही था। मींस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगता है
तो उसके टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एसएचएम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वही रहती है। यहां क्या हो रहा है, यहां पे ब्लॉक जो है इंक्लाइन प्लेन पे है, मान लो ये एंगल दे रखा है अल्फा का, तो इस इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा mg साइन अल्फा, लेकिन ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका कोई रोल नहीं है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में। लेकिन यहां एक चेंज है कि यहां पे ब्लॉक के साथ दो स्प्रिंग्स हैं, बस यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये स्प्रिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में। और ये चेक करने का सिंपल तरीका होता है कि ब्लॉक को आप डिस्प्लेस करो, अगर दोनों स्प्रिंग्स की एक्सटेंशंस मिलाकर ब्लॉक की एक्सटेंशन आती है तो वो सीरीज में होते हैं, और अगर ब्लॉक को आपने एक्स डिस्प्लेस किया और दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स एक्स की ही आती है तो वो पैरेलल में होते हैं। तो यहां सिचुएशन क्या है कि ब्लॉक को अगर मैं नीचे एक्स मूव करूंगा, ये एक्स एक्सटेंड हो जाएगा और ये एक्स कंप्रेस हो जाएगा, मींस दोनों में आइदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स एक्स की आ रही है। तो कंफर्म है कि ये दोनों स्प्रिंग इस सिचुएशन में कह सकता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो इफेक्टिव के निकलेगा, यहां पे हम के की जगह पे इफेक्टिव के पुट जो करते हैं, तो उस के की वैल्यू अगर मैं कहता हूं के डैश है, तो सिंपली इन दोनों के को स्प्रिंग कांस्टेंट्स को ऐड करके मिलती है के प्लस के 2k, और मास एम ही है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, वो सिंपली हो जाएगी √2k/m। सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना था, और बेसिक कॉन्सेप्ट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन को देखते ही अगर आपका बेसिक क्लियर है तो 30 सेकंड में शायद ज्यादा बोल रहा हूं, डायरेक्टली देखते आंसर लिख सकते हैं कि वो √2k/m होगा। सीरीज और पैरेलल का ध्यान होना चाहिए बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पार्टिकल के वेव नेचर की बात हो रही है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, h डिवाइडेड बाय लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये बोला गया है कि एक पार्टिकल की, एंड यहां पे एक्चुअली इट वाज अल्फा पार्टिकल, यही रहेगा यहां पे। नॉर्मल किसी तीसरे पार्टिकल के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, in the original question it was actually alpha particle, ठीक है। तो it is given that the de Broglie wavelength of proton is equal to de Broglie wavelength of this proton is equal to de Broglie wavelength of alpha particle। तो ये h तो कांस्टेंट है ही, h की वैल्यू तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर लैम्डा दोनों के कांस्टेंट होने हैं तो इसका मतलब इनके लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस प्रोटॉन विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी, तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन into velocity of proton equal to mass of alpha particle into velocity of alpha particle। यहां से देखो velocity of proton by velocity of alpha particle will come out to be mass of alpha particle by mass of proton। और बच्चों आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या सिंपली 2He4 बोलते हो ना। तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास होता है वो प्रोटॉन से कितना होता है, 4 टाइम्स होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 और सिंपली 4:1। तो हमारा ऑप्शन इसमें ये वाला, हमको जो ऑप्शंस की भी लिस्ट मिली थी वो चारों की मिली थी, तो इसमें एक ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आ रहा है। बच्चों इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है जो आपको करनी है कि आपके कोई भी फ्रेंड जो नीट की प्रिपरेशन बच्चों कर रहे हैं, हमारे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जो क्रैश कोर्स मिलेगा। बहुत ही रिनाउंड फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगन वोरा सर आ रहे हैं, कर्मेंद्र त्यागी सर हैं, हिमांशु पांडे सर हैं जिनकी बहुत फेमस केमिस्ट्री की बुक आप सब लोग जानते होंगे, अमित मिश्रा सर हैं केमिस्ट्री में, पुरुषोत्तम सिंह सर हैं केमिस्ट्री में। तो ये हमारी पूरी एक टीम है जो कि नीट की आपकी पूरी
क्रैश कोर्स कराएगी और ये 26 फेब से होगा। तो बच्चों आपके जो भी जानने पहचानने वाले फ्रेंड्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज उनको बताएं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और ऑसम एक क्रैश कोर्स चलेगा, जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी ये क्रैश कोर्स लेंगे और आपके इंप्रूवमेंट करेंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा इससे बच्चों। थैंक यू बेटा। थैंक यू।